अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। हमारे साथ हम बैरूत एक्सप्लोजन का एक स्पेशल एपिसोड, एक प्रोग्राम कर रहे हैं। हम अपने लबनानी भाइयों के साथ हैं, भाइयों बहनों के साथ हैं, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। इसी मौजू पे बात करने के लिए हमें जावेद अख्तर साहब ने विनीपेग कनाडा से ज्वाइन किया है। जावेद साहब न्यूक्लियर इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन कनाडा के साथ काम करें। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ताहिर जमाल साहब। सर, अपने बारे में थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे नाजरीन को, फिर हम आज का जो हमारा मौजू है उस पर बात करेंगे प्लीज। जी जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ताहिर जमाल आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आसिफ खान ने कम्युनिटी टीवी को बहुत अच्छी प्रोग्रेस दी है और माशाल्लाह ये टीवी चैनल जो है वो पूरी कम्युनिटी में पॉपुलर हो रहा है और मुझे पता चला है कि ये अब जादू टीवी पे और IPTV पे अवेलेबल है। जी, IPTV में जावेद साहब हम लोग शुरू से थे, फेसबुक पे लाइव, अब हम लाइव यूट्यूब पे, और जादू टीवी, जादू बॉक्स जो है उसने हमें ऐड कर लिया है, और बोल टीवी बॉक्स जो है उन्होंने हमें ऐड कर लिया है, और अभी हमें 3 दिन बाद हमें 3 महीने होंगे 10 अगस्त को। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप ये, और बहुत अच्छी कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह भी इस चैनल को अच्छी तरह से तरक्की दे। आमीन। बस जी सर, कम्युनिटी की सर्विस है, कनेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिव हमारा यही है, यूनिटी लानी है। जून 2022 में MPP के इलेक्शंस हैं, उसमें हमने अपनी लीडरशिप बाहर लेके आनी है। बहुत सारे ख्वाब हैं, छोटे छोटे सपने हैं, आप लोगों के ताउन के साथ वो पूरे होंगे। चलें सर, जावेद भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं अपना तारुफ मुख्तसर से करा देता हूँ कि मैं पाकिस्तान आने से पहले मैं 15 साल कैनप में काम किया और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की खिदमत की है मैंने। जब मैं यहाँ पर आया तो प्रिंसिपल साइंटिस्ट की पोजीशन पे काम कर रहा था मैं, और क्योंकि कैनप एक कैंडू प्लांट है, कैनेडियन डिजाइन है, तो मुझे फिर यहाँ कनाडा में मौके मिले कि यहाँ पर भी न्यूक्लियर इंडस्ट्री में काम करूं। तो पहले मैंने ब्रूस पावर पे काम किया था जब वो रिफर्बिशमेंट प्रोजेक्ट हो रहा था 2008 में, और उसके बाद फिर मैंने एटॉमिक एनर्जी कनाडा ज्वाइन कर लिया था। और आजकल मैं, आपको पता है कि एटॉमिक एनर्जी कनाडा जो है वो गवर्नमेंट ओन सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ पर, और उन्होंने अब अपनी सारी फैसिलिटीज और रिसोर्सेज जो है उसको अब एक साइट ऑपरेटिंग कंपनी से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसको CNL कहा जाता है, कैनेडियन न्यूक्लियर लेबोरेटरी। तो मैं अब उसमें काम कर रहा हूँ। ये व्हाइट शेल साइट पर हम न्यूक्लियर डिकमिशनिंग के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसका मकसद जो है वो यहाँ से न्यूक्लियर फुटप्रिंट जो है मैनिटोबा की साइट से खत्म करना है। सर, कसरे नफसी से काम लिया आपने। जावेद अख्तर साहब जो हैं वो विनीपेग में पाकिस्तानी कैनेडियन जो कम्युनिटी है उसमें बहुत पॉपुलर हैं, बहुत फेमस हैं, और दायरा अदब के नाम से एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी रन करते हैं। बहुत अदब अदाब से आपको बड़ा पाकिस्तानी यानी कि हमारे अदब से, उर्दू अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और बहुत अच्छी कम्युनिटी है माशाल्लाह आपकी वहाँ पे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जो कैनेडियन ऑफिस है वहाँ पे, और आप लोग सब कम्युनिटी कनेक्टेड है, ज्वाइन एक दूसरे का ख्याल रखती है, तो आप काफी पॉपुलर कम्युनिटी फिगर हैं विनीपेग की। मैंने कहा मैं ताहिर भाई, असल में मकसद यही कि कम्युनिटी ग्रूम करे, बेशक कम्युनिटी में पॉजिटिविटी को हम प्रमोट करें और ये कम्युनिटी ग्रूम करे और प्रोमिनेंट नजर आए कनाडा के पॉलिटिकल कैनवस में। सर, मैं एक जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सही कहा। मैं सवाल मेरा ये है कि बैरूत में होने वाला जो ये धमाका है, क्या ये न्यूक्लियर नौइयत का हो सकता है जैसे अपना हिरोशिमा जापान में? तो आप क्या कहते हैं? जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, क्योंकि जो शुरू में जो फुटेज आए थे उससे लोगों को ये इंप्रेशन लगा कि इसका जो शेप बन रहा है मशरूम शेप का, जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई छोटे लेवल का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ हो। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर जो टेस्ट जब भी होते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वो उसमें एक खास मास होता है जिसको क्रिटिकल मास कहते हैं। ठीक है। तो वो मास जब तक नहीं होगा, सस्टेन चेन रिएक्शन नहीं होगा, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में सिर्फ एनर्जी और हीट ही रिलीज नहीं होती, यानी शॉक वेव भी प्रोड्यूस नहीं होती, और इस तरह का मशरूम शेप का डस्ट क्लाउड नहीं बनता, बल्कि इसके साथ साथ बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी भी रिलीज होती है। और हम समझाते हैं कि जो बैक
बैकग्राउंड रेडिएशन फील्ड है वो इतनी बढ़ जाती है कि दुनिया के दूर दराज के इलाकों में भी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि जब चेरनोबिल में एक्सीडेंट हुआ था 1986 में, तो उस जमाने में स्वीडन में एक पावर प्लांट का जो ऑपरेटर था उसको अपने पेरिफेरी पर हाई गैमा फील्ड ऑब्जर्व किया उसने, तो उसको ये नहीं समझ में आया कि हुआ क्या है, वही समझा कि उसके प्लांट पर कोई मिसहैप हो गया, तो उसने अपना प्लांट शट डाउन कर दिया था। यानी इतनी दूर तक जो है, हजारों किलोमीटर दूर तक जो है वो उसके असरात ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। तो न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वो छुपाया नहीं छुप सकता, वो सारी दुनिया में पता चल जाता है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है जी? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन, मैं उसी तरफ आ रहा था कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या है ये तो इस बुनियाद पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी न्यूक्लियर नहीं, कन्वेंशन टाइप का है। अलबत्ता ये कि कन्वेंशनल हमने जितने भी एक्सप्लोजन देखे हैं उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा इंटेंसिटी बहुत वॉरहेड से मैं समझता हूँ कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन है। प्रॉब्लम इस पे मजीद रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन जिस 10 किलोमीटर तक इसका इम्पैक्ट गया है। जी जी तो ये सर, जहाँ तक रिपोर्ट की बात है, डॉक्टर वसीम साहब अभी आपसे पहले हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं और ये भी एक अलमिया है कि ऐसी हमारे ऐसे ममालिक में जहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह और इन्वेस्टिगेशन और ये सब चीज़ें आम आवाम के लिए अनलेस की कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करे बाहर आती नहीं है। आपको पता ही है लबनान की हिस्ट्री, सूरत हाल वहाँ की, करप्ट गवर्नमेंट, ये वो वो सब तो अल्लाह करे कि जी हकीकत बाहर आए। लेकिन ऑफ कोर्स जैसा मैंने भी देखा, आप भी देख रहे हैं, क्लोजली ऑब्जर्व किया कि जिस इंटेंसिटी का धमाका था, जितनी शिद्दत का था, 10 किलोमीटर से सबको उसने हिला दिया, तो ये कुछ समथिंग ये बड़ा था। तो ये असल में दो राय हैं। एक तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की राय है कि वो वहाँ पर जो फर्टिलाइजर का स्टोरेज था उस पर पोटेशियम नाइट्रेट, सुप्रीम कोर्ट में अमोनियम नाइट्रेट का, तो उस पर केस चल रहा था और अभी उसका फैसला नहीं आया था कि ये विंच हो गया। लेकिन मैं ज्यादा वैल्यू दूंगा यूएस स्टेटमेंट को। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि उनके जो थिंक टैंक है वो समझता है कि ये लेबनान पे अटैक है, और मेरा ख्याल ये है कि इसमें ज्यादा वजन है, क्योंकि इतना बड़ा मटेरियल जो है इस लेवल पे एक जगह जमा करना जो है वो कोई बहुत बड़ी प्लानिंग इसके पीछे होगी। सर थोड़ा सा न्यूक्लियर सेफ्टी पे अगर हम बात करें, पूरा आप न्यूक्लियर उसके आप ताल्लुक है उस शोबे से, आप प्रोफेशनल हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, तो जैसे हमारी तो कनाडा की पावर जनरेशन मोस्टली आप उस पर ज़्यादा नॉलेज होगी कि वो एटॉमिक रिएक्टर से और न्यूक्लियर पावर प्लांट से होती है। तो ये जो सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, जापान में भी रिसेंट इंसिडेंट हुआ, पिकरिंग में भी रिसेंटली आपके इल्म में होगा, जनवरी में जो एक एम्बर अलर्ट आ गया था, और तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि ये न्यूक्लियर प्लांट्स और ये सब कितना सेफ है, गवर्नमेंट की, पीपल की क्या ओपिनियन है, तो हम उस पर फिर आगे चलें प्लीज़। हाँ, मैं उस पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ओंटारियो जो है वो सबसे ज्यादा वहाँ पर रिलेटिवली दूसरे प्रोविंसेस की बनिस्बत ज्यादा न्यूक्लियर इस्तेमाल की जा, न्यूक्लियर एनर्जी से को इस्तेमाल की जा रहा है। तकरीबन 50% जो ओंटारियो की रिक्वायरमेंट है वो न्यूक्लियर से पूरी हो रही है, और इसमें जो बड़े पावर प्लांट है वो पिकरिंग पे है, डार्लिंगटन पे है, जो कि ओपीजी ओन करता है, गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। लेकिन ब्रूस पावर जो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है मुख्तलिफ कंपनीज का, वो भी ब्रूस पावर दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट है, जहाँ पर एक जगह पे वो मोर देन 6000 मेगावाट जो वो जनरेट कर सकते हैं। तो इट्स अ बिग फैसिलिटी। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि पिकरिंग पे क्या हुआ था। ये इस साल के शुरू में ये वाक़या हुआ था कि अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मेरा ताल्लुक जो है वो इमरजेंसी प्लानिंग से भी रहा है। जब मैं पाकिस्तान में था, पाकिस्तान डोमिनेट कमीशन में, तो इमरजेंसी प्लानिंग वाज पार्ट ऑफ माय रिस्पांसिबिलिटीज। तो जब मैंने एटॉमिक एनर्जी कनाडा ज्वाइन किया तो मुझे यहाँ मौका मिले कि यहाँ का इमरजेंसी प्लान जो है उसको रिव्यू करूँ, स्टडी करूँ। तो मुझे यहाँ की इमरजेंसी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो एक्चुअली जो न्यूक्लियर इमरजेंसी प्लानिंग है कनाडा में वो बहुत रोबस्ट है, और इसमें 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। उसमें एक स्टेक होल्डर है ऑपरेटर्स, जिसमें ओपीजी है, ब्रूस पावर है, ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। दूसरा स्टेक होल्डर्स है
वो है रेगुलेटर्स। ठीक है। तो यहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है CNSC, कैनेडियन न्यूक्लियर सेफ्टी कमीशन, वो सारे न्यूक्लियर के मामलात को क्लोजली वॉच करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको इंश्योर करते हैं कि वो सेफ्टी के हिसाब से हो। यानी कोई अगर एक्टिविटी अगर रिलीज हो रही है तो वो उस परमिसिबल लिमिट से ज्यादा ना हो। हर प्लांट के लिए ड्राइव रिलीज लिमिट होती है और उससे उसका 1% ही रिलीज होता है ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उससे ज्यादा रिलीज हो सकता है। और तीसरा बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो गवर्नमेंट खुद है। गवर्नमेंट के अंडर में RCMP है और FNAP इनका फेडरल न्यूक्लियर इमरजेंसी प्लान है, जिसके तहत ये पूरा इमरजेंसी सिस्टम ऑपरेट करता है। तो हुआ ये था कि उस दिन वो एक्सरसाइज कर रहे थे, यानी कि इमरजेंसी प्लानिंग में इमरजेंसी एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। जी जी। आपको आपकी जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है उसका सही रेस्पॉन्स जब ही आएगा जब वो प्रैक्टिस होंगे, उनको पता होगा मॉक तो वो जो कहते हैं। एक्सरसाइज कर रहे थे और उस एक्सरसाइज के दरमियान ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने अलर्ट सिग्नल इनिशिएट कर दिया 10 किलोमीटर रेडियस की पॉपुलेशन के लिए। जी जी। तो जिसको मीडिया ने आपको पता है मीडिया में आ गया था। ठीक है। बिल्कुल मीडिया में आ गया। एंटी न्यूक लॉबी ने उस पर तबसरा करना शुरू कर दिया। हालांकि 1 घंटे बाद ही जो है वो उसको मतलब आइडेंटिफाई कर लिया गया था कि एरर में हो गया है और गवर्नमेंट ने जो है वो एक्सक्यूज दे दिया था, लेकिन बहरहाल उसको बाद में। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि एक तो हमारा जो प्लान है वो बड़ा रोबस्ट है, इफेक्टिव है, और लेकिन साथ साथ में हमारी जो एंटी न्यूक लॉबी है और जो कनाडा में एनवायरनमेंट बना हुआ है, जिसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन जो है वो न्यूक्लियर के फेवर में नहीं जा रहा और हम नई फैसिलिटीज जो है वो नहीं लगा पा रहे कनाडा में। तो उसकी एक वजह ये भी है। सो तो जापान में जो रिसेंट इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में बताइए ना, कि उससे ही लोग शायद परेशान हैं या उसकी वजह से लोग खौफ में हैं, जो न्यूक्लियर इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ है जापान में। आप इस बारे में कुछ बताएं हमें प्लीज, हमारे नाजरीन। हाँ जरूर। ये देखें, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी काफी मैच्योर हो चुकी है, हालांकि उसकी एज बहुत कम है, लेकिन एक्सीडेंट बहुत रेयर हैं। लेकिन अगर होते हैं तो 2 ही बड़े एक्सीडेंट हुए अब तक। उसमें एक चेरनोबिल का है और दूसरा फुकुशिमा का है, जो कि इमरजेंसी के जो स्केज होते हैं उसमें हायर लेवल पे हैं वो। जी जी। तो फुकुशिमा में आपको पता है कि उस प्लांट की जो हिस्ट्री थी वो बहुत अच्छा प्लांट चल रहा था, वो अपनी डिजाइन लाइफ कंप्लीट करने के, और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो बड़ा अच्छा था, लेकिन सुनामी की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। और जापान जैसे जो कि जिसे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, उसको जब 20 किलोमीटर एरिया इवैक्यूएट करना पड़ा, तो दैट्स अ ग्रेट बर्डन ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो दैट एक्चुअली लेड टू द रिलक्टेंस अमंग द पीपल कि ये टेक्नोलॉजी वो हम कैसे इसमें आगे बढ़े। जब तो वो ये था कि मुख्तलिफ कंट्रीज ने अपने प्लांट शट डाउन कर दिए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़े हर्डल्स हैं, इनको फेस करना होगा, लेकिन न्यूक्लियर इज द ओनली सोल्यूशन टू द राइजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी ऑफ द मैनकाइंड। द डिमांड इज राइजिंग विद द पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली। ठीक है। बाय ईच पासिंग ईयर जो है वो इतना, तो कोई और दूसरी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि जो आपकी डिमांड को मीट कर सके। बाकी सारी टेक्नोलॉजी, यानी ऑयल एंड गैस अगर हम देखें तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, आपके एनवायरमेंट बड़ा इम्पैक्ट होता है। न्यूक्लियर इज not only environmentally friendly, there is no greenhouse gas emission, plus at the same time it can meet your demand. You know, running a nuclear reactor means bringing a star on the earth. It's a kind of that kind of thing. सर मैं एक सवाल करूंगा, जैसे आपने कहा कि यही एक सोर्स है पावर जनरेशन की, न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर, तो सोलर को भी इंट्रोड्यूस किया गया कि उससे भी पावर जनरेट की जाए, लेकिन सोलर सेल इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। विंड टरबाइन को यूज किया जा रहा है, थोड़ा सा अगर आप बताएं कि तो विंड टरबाइन भी है एक चीप ऑप्शन है एनर्जी प्रोड्यूस करने का? ये जो सोलर है, विंड है, इसको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जी जी। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो है, लेकिन इनमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मास लेवल पे आपको एनर्जी सोर्स, यानी अब हम जो कुछ भी करते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं या घर में जो भी काम कर रहे हो, तो गाड़ी भी हम इसे चला रहे हैं। हाँ, एनर्जी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही। एनर्जी की सोर्स होनी चाहिए। वो एनर्जी आएगी तो आपके खेत में जो वो हल चलेगा। मतलब ये कि जो काम भी होगा वो एनर्जी के बगैर तो हो नहीं सकता। तो अब अगर कंपेयर करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं ब्रूस पावर पे जब काम कर रहा था, तो मैं एक साइट पे काम कर रहा था जो कि वर्ल्ड
बिगेस्ट न्यूक्लियर साइट है, 6000 मेगावाट एक जगह जनरेट कर सकते हैं वो। उसके बाहर ही जो मैं अपने घर जाता था पोर्ट एल्गन में, तो 30 किलोमीटर की ड्राइव थी मेरी, तो बहुत बड़ा एरिया आता था जहाँ पे कोई 100 विंड मिल लगे हुए थे। जी हाँ, वो 100 विंड मिल सब मिलकर जो है वो सिर्फ 100 मेगावाट प्रोड्यूस करते थे। सही कह रहे हैं। एक विंड मिल जो है वो 1 मेगावाट प्रोड्यूस करती। तो अब कैसे, अच्छा उस विंड मिल की वजह से ये हुआ कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन बहुत डिस्टर्ब थी। वो ये कह रहे थे कि पूरा एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, हमारे परिंदे नहीं आते, दरिंदे नहीं आते, चरिंदे नहीं आते। जावेद साहब, मैं आप दोनों, हमारा पहला वतन, हमारा फर्स्ट होम पाकिस्तान। आपने पावर की, बिजली की बात कही, तो अभी पिछले दिनों, बल्कि काफ़ी दिनों से, सालों से ये मसला चल रहा है कराची में स्पेशली, के इलेक्ट्रिक हो गया। अब जो आप भी कराची में आपने काम भी किया है वहाँ, तो आप बताएं एक क्या है सिचुएशन। आबादी बहुत है, ठीक है, तो किसका कसूर है आप समझते हैं कि जो एनर्जी का जो प्रॉब्लम चल रहा है पावर का पाकिस्तान में या कराची में? मेरे ख्याल में दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में इतना नहीं है जितना बिजली का मसला कराची में। तो आपकी क्या राय इस पे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कराची पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। मुझे कराची चूंकि मेरी जाय पैदाइश है, मुझे बड़ी मोहब्बत है उससे, और हम सबको बड़ी मोहब्बत है उससे। कहना बहुत छोटा सा प्लांट है, 100 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 137 डिजाइन है उसका, लेकिन उसने पाकिस्तान की न्यूक्लियर में बैकबोन का काम किया है। ठीक है, यानी वहां से लर्न करके पूरे पाकिस्तान में जो फैला है। तो आपको मैं बताऊं, 2 साल के लिए जब इनिशियली 1968 में हमने इनॉग्रेशन हुआ था, तो 1971 में या 70 में उसको एम्बार्गोस की वजह से बंद करना पड़ा था। और सिर्फ 2 साल के अरसे में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ना सिर्फ ये कि वो प्लांट को चलाया, पाकिस्तान के फैब्रिकेटेड फ्यूल से, जब हम कहते हैं फ्यूल फैब्रिकेशन, तो इसका मतलब ये कि आपको माइनिंग भी करनी है, उसकी रिफाइनिंग भी करनी है, उसकी फैब्रिकेशन भी करनी है, उसके 15 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं फ्यूल के, जब जाके वो इस काबिल होता है कि वो आप। तो अभी भी इसी सोर्स से प्रोडक्शन हो रही है, वापडा कहीं और से भी? जी प्लीज। मैं ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के पास इतना रिसोर्सेज हैं और पोटेंशियल है कि उन्होंने वो प्लांट खुद चलाया और अब तक चला रहे हैं वो। ठीक है, अभी तक चलाते रहे हैं वो। 2002 में उसकी रिफर्बिशमेंट हुई थी। तो अब जो है वो उस साइट पर 2 नए प्लांट लग रहे हैं, और जिसके बाद जो है वो 2000 मेगावाट मजीद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो फिर मेरे ख्याल में कराची की जो एनर्जी की होगा तो वो नेशनल ग्रिड पे, लेकिन ये कराची की, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि एनर्जी की जो डेफिशिएट है ना वो बहुत कम हो जाएगा। सर मेरे ख्याल में सिर्फ सिंध में और स्पेशली कराची में ये इशू ज़्यादा है। पंजाब में या दूसरे प्रोविंसेस में, एक तो पंजाब के अलावा दूसरे प्रोविंसेस की कंजम्पशन भी, डिमांड भी कम है, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक की, यानी कि कराची की पॉपुलेशन 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़े चले जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। तो ये तो है। तो आप लोग कुछ मतलब एक किसी लेवल पे ऐसा एडवाइस करें, जो हमारे ऐसे लोग हैं, काबिल लोग हैं जो। पाकिस्तान का सिस्टम है कि के इलेक्ट्रिक जो वो अलग उसके स्टेशन है, वरना कनाडा में जितने पावर प्लांट हैं वो नेशनल ग्रिड पे होते हैं। ठीक है सर। नेशनल ग्रिड पे होने का मतलब ये है कि जब जहाँ बिजली की कमी होगी वहां पर बिजली सप्लाई की जाएगी, और पूरा नेशनल ग्रिड जो काम कर रहा होता है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत सही कह रहे हैं आप। कोई एक ऐसी बात, कोई एक वर्ड ऑफ विजडम, कोई एक की पॉइंट बताना चाहेंगे आप न्यूक्लियर सेफ्टी के मुतालिक, बैरूत के ब्लास्ट के मुतालिक, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिचुएशन या मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन डेवलप होगी बैरूत ब्लास्ट के बाद? आप कुछ कंक्लूड करें प्लीज। मैं असल में एक बात ये कहना चाहूंगा कि न्यूक्लियर इज द ओनली होप। ठीक है, अल्लाह के बाद अगर आप जो इस वक्त सूरत हाल है ग्लोबल वार्मिंग की और एनवायरमेंटल सिचुएशन जो है, उसमें आपको ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। सही है। तो न्यूक्लियर में ये पोटेंशियल मौजूद है, उसमें बड़ा काम हो रहा है। नई ब्रीड ऑफ रिएक्टर आ रही है, उस पर बड़ा रिसर्च हो रहा है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे। ठीक है। जिसके बाद वो
तो हमें न्यूक्लियर को सपोर्ट करने की जरूरत है। इसका फ्यूचर मुझे बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है और उसमें बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा है। ठीक है तो सर, इंशाल्लाह इसी बात पे जावेद साहब हम आपको इजाजत देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने विनिपेग से ज्वाइन किया। विनिपेग इज लाइक सेकंड होम टू मी। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ विनिपेग की कम्युनिटी का, आप लोगों का। पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर राशिद अहमद साहब ने ज्वाइन किया था हमें विनिपेग से। तो काफ़ी काबिल लोग हमें अक्सर ज्वाइन करते रहते हैं, विनिपेग से भी, टोरंटो से भी, पूरे कनाडा से। नेशनल प्रोग्राम पूरे दुनिया में देखा जाता है, पाकिस्तान में भी देखा जाता है। इसीलिए मैंने के इलेक्ट्रिक का आपसे जो है ना थोड़ा सा टच बेस किया उस पर, लेकिन हम एक डिटेल प्रोग्राम उससे भी इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ये थे जावेद अख्तर साहब विनिपेग से, जो न्यूक्लियर सेफ्टी और जो बैरूत में जो इंसिडेंट हुआ है, कुछ लोगों उनका ख्याल था कि भाई किसी तरह का ये